हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सो आज आपका ये चंडीगढ़ टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। इसमें जो केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे लर्नर्स जो टीजीटी मेडिकल के लिए कल एग्जाम देंगे तो उनको उसमें से हेल्प हो सकती है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रैग्स स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव वन 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 प्लेन्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद लैटिस कांस्टेंट ए इज। तो इसके लिए क्या रहेगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे डी ऑफ एच के एल, ये ए बाय रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए बाय एच के एल की वैल्यूज दे रखी है वन वन वन, तो हमारा वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, तो इट बिकम्स ए बाय रूट थ्री। तो आपका आंसर इसके लिए हो जाएगा सी, फर्स्ट के लिए सी। ठीक है। देन हमारे पास इन दैट केस आपका जो फिजिक्स के हैं वो फिजिक्स के रिस्पेक्टिव टीचर्स डिस्कस कर लेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जो आया है ये आपका। एंड हाँ, फिर एट्थ आपका, एल्कली मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू ड्रॉप देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स देम। अब कोई भी अल्कली मेटल है, मान लो सोडियम है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा सोडियम प्लस में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब कोई भी अपना जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दैट मीन्स इस प्रोसेस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमारा है नाइन्थ, ये तो सेम वही पेज आ गया। नाइन्थ, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डज एन टू प्लस हैव। तो मैंने एन टू के लिए आपको बता रखा है कि एन टू के लिए बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है। अब थ्री से जब आप 2.5 की तरफ आओगे, थ्री से 2.5 की तरफ, तो एन टू प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 होगा। और इसमें 0.5 यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, एक है। एमओ डायग्राम से निकालोगे तो भी एक आ जाएगा आपका। एस एस बॉन्ड इन द फॉलोइंग आयन पेयर्स, तो एस एस बॉन्ड कहाँ है। देखो, जहाँ थायोनेट्स होते हैं, थायोनेट सल्फर्स के अंदर एस एस बॉन्ड होता है। तो इस केस में आपके पास जो एस एस बॉन्ड आएगा वो S4O6 टू माइनस एंड S2O3 टू माइनस में आएगा। एस एस में तो एस डबल बॉन्ड एस आ जाएगा, और S4 में एस सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए क्रिस्टल बाय। अब मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टल्स में हेल्ड मतलब एक दूसरे के साथ रखे हुए होते हैं, तो वो वंडरवल अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू रहता है। इसके बाद हमारा है MX6 इज ए मॉलिक्यूल विद ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाउ मेनी XMX बॉन्ड्स आर एट 180। अब इसमें आप देखोगे तो आपका ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपसे बोला है कि 180 के कितने बॉन्ड है। आप खुद देख लो, एक यहाँ हो गया, एक इन दोनों के बीच में हो गया और एक इनके बीच में हो गया। तो 6 के बीच में तीन 180 के बॉन्ड हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा तीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स शोज द फ्रेंकल डिफेक्ट एक्सेप्ट। KCl फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करता, बाकी सब तो फ्रेंकल भी करते हैं, इसमें से कुछ कुछ शॉर्ट की भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए शेप एज पिरामिडल शेप, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा PCl3, क्योंकि आपका P के ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। तो शेप हमारी जिसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते उसको शेप बोलते हैं। PCl3 में पिरामिडल शेप आ जाएगी, इसी को ट्रायगोनल पिरामिडल भी एग्जाम में लिख के दे सकता है आपको। उसके बाद आपका द लाइगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन द विटामिन B12 इज। विटामिन B12 में जो रिंग होती है ना वो कोरिन रिंग रहती है आपकी। और आपसे कल हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कौन सी रिंग होगी, तो उसमें फोर फायरिंग रिंग होगी, जबकि विटामिन B12 में कोरिन रिंग हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। इन अडल्ट वेयर इज द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जिंक फाउंड इन द बॉडी। तो जो हाइएस्ट प्रोपोर्शन होता है वो बोन्स एंड मसल्स के अंदर हाइएस्ट प्रोपोर्शन हमारा रहेगा, इन द बोन्स एंड मसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। तो इसमें से जो लिपिड्स होते हैं वो पहले पॉलीमेरिक नहीं होते। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स भी अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज यूनिट्स के पॉलीमर्स हैं। द नेचुरल अकरिंग प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, ये आपके पास एल अमीनो एसिड्स आ जाएगा, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं उन सब में एल अमीनो एसिड्स हैं। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। अब मैंने बता रखा है रेट कांस्टेंट की, अगर आपको यूनिट पता है और कौन सा ऑर्डर है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, लीटर की पावर में ऐड कर दो। अब जितनी भी लीटर्स की पावर है ना, इनमें ऐड करके देख लो एक, तो वन की पावर में वन ऐड करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए, इसमें जीरो पावर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब लीटर की पावर में -1 ऑलरेडी है, +1 आप ऐड करोगे ना, तो ये हमारा लीटर की पावर जीरो, यानी कि आपके पास ये जीरो ऑर्डर के लिए आ गया आपका। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मीजर, ये तो फिजिक्स का है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन। तो ये एस्टेटीन हमारा हेलोजन है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि कौन सा सल्फर ग्रुप से, कौन सा फॉस्फोरस ग्रुप से, तो इसके आसपास वाले ग्रुप्स के भी ध्यान रख लेना, या कौन सी नोबल गैस एलिमेंट है, ऐसा कुछ मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे यहाँ आपके लिए बोला ना इन मॉडर्न पीरियड टेबल, तो आपसे पूछ लेगा कल, हो सकता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेंडलीव पीरियड टेबल में
जो किस तरह से अरेंजमेंट्स की गई है या किसके बेस पर है, मास के बेस पर है, नंबर के बेस पर, ऐसे बना सकता है। तो नंबर ऑफ पीरियड इन द एलिमेंट इज सेम एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। तो देखो एडिशन में हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो टेफ्लॉन आएगा, क्योंकि नाइलॉन 6 कंडेंसेशन है, डेक्रोन भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास टेफ्लॉन इसका करेक्ट आंसर है, डी नहीं होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल एटम आयन इन COCl NH3 5। तो देखो इसमें जो Cl है ना उसमें -1 है अंदर, और बाहर कॉम्प्लेक्स पर 2+ है। तो 2+ और वो राइट में 1+ जाएगा तो 3+ हो जाएगा, तो कोबाल्ट +3 के अंदर रहेगा। उसके बाद 25, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस। अब ये जो लाइगेंड है ना ऑक्सलेटो, ये आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है। दिस इज ए बाइडेंटेट लाइगेंड, और बाइडेंटेट लाइगेंड में अगर 3 लाइगेंड्स हैं और एक लाइगेंड की डेंसिटी 2 है, तो टोटल आपके पास इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स हैज द एबिलिटी टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब मैंने आपको ये बता रखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरल कंपाउंड वो होते हैं जहां कार्बन पर 4 ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। जहां सेम होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ आपने मिथाइल लगा दिया। अब आप खुद देख लो, ये ग्रुप एक इथाइल ग्रुप हो गया, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो सेंट्रल कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है वहां। 26 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी। अब द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज, यहाँ क्या होगा। अब आप इसमें देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पर दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, और इसमें ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, पीछे सर्कल को बोलते हैं बैक कार्बन, फ्रंट वाले को आगे वाला कार्बन। इसमें क्या हुआ पता है, देखो एक कार्बन तो CH3, कार्बन CH3 लगा दिया, और एक CH3 भेज दिया पीछे वाले कार्बन पर। और ऐसा कब होता है, जब बॉन्ड तोड़ते हैं। जब भी कभी कन्फर्मेशनल आइसोमर बनते हैं उसमें सिर्फ रोटेशन होती है। तो ये सिर्फ रोटेशन से ये स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई, CH3 का बॉन्ड तोड़ के पीछे लगाया हुआ है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। कन्फिग्रेशनल नहीं बोलते, टिक किया हुआ है किसी लर्नर ने, कन्फिग्रेशनल बोलते हैं EZ को, जहां EZ वगैरह हो कन्फिग्रेशनल में आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 27 के लिए डी। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड विल गिव यू टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी हमारा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर की भी चाहिए जो लर्नर्स हैं, और फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको इतना हेल्पफुल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज द लोएस्ट लो पीकेए वैल्यू। अब लो पीकेए वैल्यू के लिए क्या देखना है हमें, देखो लो पीकेए वैल्यू का मतलब होता है कि हाईएस्ट एसिडिटी, एसिडिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। और अगर एसिडिटी हाईएस्ट होगी तो बेसिसिटी लोएस्ट होगी, यही बात है। तो क्योंकि पीके जितना छोटा होता है एसिडिटी उतनी बढ़ जाती है, और एसिडिटी जब बहुत ज्यादा हो गई तो बेसिसिटी सबसे कम हो गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और बेसिसिटी सबसे कम हमारे, मतलब मैं श्योर नहीं हूं इसमें, हो सकता है पीके के बेस पे कुछ वैल्यूज हो, बट मुझे ए आंसर लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि ये OH ग्रुप दे दिया ना, इसका थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि हो सकता है पीके पे कुछ वेरिएशन डाल दे। बट एज फार एज नॉर्मल देखें हम तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल और अमोनिया भी फ्रीली अवेलेबल है। बट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दे नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो आपका आंसर ए होना चाहिए, बट मैं इस पे स्टार जाऊंगा, ठीक है। मैं स्टार मार्क्स है कि मैं पीके के बेसिस पे देखूंगा, अगर मुझे कहीं वेरिएशन लगा तो मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ। एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बट हाँ आपको कोई इसमें लगे कुछ कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन तो यू कैन गिव, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैन बी डन बाय ऑल ऑफ द अबव। टाइम, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, तो इसके लिए तीनों सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लीनियर चेन सिलिकॉन्स ऑन पोलीमराइजेशन बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें जो लीनियर चेन बनती है ना, वो डाईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड से बनेगी लीनियर चेन। ब्रांचिंग होगी मोनोमिथाइल से, और ट्राईमिथाइल करता है चेन के लास्ट में लग के टर्मिनेट करता है, और इससे कुछ नहीं होता। ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ, देखो जिन्होंने भी मतलब हमारे साथ काफी सारी क्लासेस करी हैं कोर्सेज के अंदर, तो मोस्टली मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई हैं आपको। तो इस केस में जिन्होंने क्लासेस कंप्लीट करी है, ठीक ठीक है, सिलिकॉन CH3 डाइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड। तो ये क्लोरीन क्या होगा, दूसरे के साथ H के साथ जुड़ के मतलब ये लिंक बना लेगा, यहाँ लिंक बना लेगा, तो चेन बन जाएगी पूरी की पूरी। इसका आंसर ये होगा। विच व्हाट इज द चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ पॉलीसिलोक्सेन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा सी, 32 के लिए सी। If quantum particle is confined in a box of non-rigid box, the probability of finding electron outside the box is।
तो हमारे पास अगर क्वांटम पार्टिकल नॉन रिजिड बॉक्स में है, तो बाहर पार्टिकल के आउटसाइड द बॉक्स हम बोलते हैं पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी इज जीरो। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी टू फॉर हाउ मेनी बॉन्ड्स वन कार्बन एटम, तो मैक्सिमम कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सिंपल है, कीटोन। इज इट ओके? व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा? दिस इज बिटवीन रोटेशनल लेवल्स एंड वाइब्रेशनल लेवल्स, रमन स्पेक्ट्रा का ट्रांजिशन जोन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम, तो ये आपका होगा, एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब लोअर से हायर लेवल पे जाते हैं तब एब्जॉर्प्शन होता है, और हायर से लोअर पर आते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, एमिशन होता है। तो इसके लिए आंसर ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड? कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड्स में, क्योंकि पहले ही इतने पास पास होते हैं मॉलिक्यूल की, कंप्रेसिबिलिटी की तो बात ही ना करो। उसके बाद द टेक्निक यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ केमिकल इन गैस और लिक्विड फॉर्म, इसके लिए आंसर आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोड्यूसर गैस? तो प्रोड्यूसर गैस होती है हमारी CO, N2 एंड H2, इसके लिए आंसर ए होगा। ठीक है। इसके बाद आपके केमिस्ट्री के और भी हैं क्या, मैं देखता हूँ, जहां भी होंगे उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, नंबर भी काउंट कर लेंगे कि कितने हो गए केमिस्ट्री के। ये कोड कौन सा है आप मैच कर लेना, और अपना स्कोर भी बताना कमेंट्स में कि आपने कितने कितने इसमें स्कोर किए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो मुझे रिलेटिवली आसान लग रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पेपर उसी तरह से रहेगा, मतलब इजी वे में ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नीचे या मैथमेटिक्स के ही आ गए, फिर आपके फिजिक्स के आ गए। हाँ, एक ये है, विच राइज विद राइज इन टेम्परेचर फॉर लिक्विड फ्लूइड्स विद कैपिलरी एक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो कैपिलरी एक्शन डिक्रीज हो जाता है आपका, कैपिलरी एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि राइज उतना ज़्यादा नहीं होगा फिर आपका कोई भी लिक्विड। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके नीचे भी कोई है क्या, इसके नीचे केमिस्ट्री के, द सब्सटेंस इन विच द मोलिक्यूल्स हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है। हाँ, एक ये है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, द चेंज इन एंट्रोपी इन केल्विन कैलोरी इज 293। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 293। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं इस केस में आपको बात करूं तो यहाँ पर एंट्रोपी की बात करी है इन्होंने, और एंट्रोपी में हमें जो फॉर्मूला लगाना है ना, वो हमें क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है हमारा, डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आपको हीट निकालनी है, और हीट निकालने के लिए आप क्या करोगे, हीट निकालने के लिए पहले आप देख लोगे मास कितना है, और फिर आपके पास जो लेटेंट हीट है वो कितनी है, M/L कर लेना। मास आपका 1000 ग्राम दे रखा है, और लेटेंट हीट हमारी जो इसमें गिवन है, बेसिकली इन्होंने दी नहीं है लेकिन वो गिवन होनी चाहिए, वो उन्होंने मतलब मिस कर दिया ये डेटा, तो ये आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये थियोरिटिकल बना दिया उन्होंने, तो डायरेक्टली अगर याद था तो आप कर सकते थे। ये करने के बाद क्या हुआ जाएगा, और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन में ले लेना, तो 293 आपका आंसर आ जाएगा 88 के लिए। उसके बाद आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट ए वॉल्यूम। अब यहाँ फ्रीली आ गया ना अगेंस्ट ए वैक्यूम, तो फ्री में फिर नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज आ जाएगा आपका, अगर वैक्यूम के साथ आ गया तो, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो आ गया, एक ही बात होती है। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट क्लास में ही बता रखा है। ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। द डी ब्रोए हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद, ये आपके पास, ये सब तो फिजिक्स का आ गया आपका, ये फिजिक्स का है। हाँ, ये भी मतलब ऐसे क्वांटम का है, बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम P इज गिवन बाय, तो ये हमारे पास इसमें जो पहले कॉन्जुगेट आता है फिर साई आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ये सब फिजिक्स के ही है, मतलब इसमें लेकिन कुछ जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक कॉमन होता है ना, तो वो दोनों में आ गया। तो ये एक, फिर मैंने कितने डिस्कस कर लिए बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें काउंट पता लग जाएगा कि कितने पेपर में इसमें आए हैं। 6 6, देन आपका 6 के बाद 6 के बाद हमारा 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, then 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, देन आपका 38, देन हमारा 38, 39। मतलब वही होगा ना कि कुछ फिजिक्स में और उसमें कॉमन टॉपिक्स होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा काउंट हो गया। मतलब अगर 1/3 लगाएं तो 33 होना था, बट दो तीन ऊपर नीचे कर दिए होंगे, कोई बात नहीं। मैं जस्ट नंबर देख रहा था कि टोटल टोटल हमारा पेपर के अंदर 100 आए ना, तो मैंने 39 के आसपास आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी रिलेटिवली मतलब रिस्पेक्टिवली फिजिक्स के टीचर्स और मैथमेटिक्स के टीचर्स आपके साथ इस पेपर को डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट 95% हमारे मैंने आंसर्स आपको सही बताए हैं। हो सकता है कि एक दो में आंसर की कुछ भी चेंजेस हो, तो उसको आफ्टर आंसर की हम देख लेंगे। एंड आपका ये डिस्कशन हम यहीं पे रखते हैं। किसी को कुछ और क्वेरीज होंगी तो उसको हम फिर बाद में डाउट्स कमेंट्स में आप मुझे बता देना, कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाद में एक सेशन लेके और थोड़ा डिटेल में इस पे एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। एंड जो कल मेडिकल के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम ईजी आ रहा है तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करना, और बढ़िया जितना भी आपका कॉन्फिडेंट तरीके से अटेम्प्ट हो रहा है उसको रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड नाइट।